हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन में ही है और उस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली आपका जो बुक में लॉज ऑफ मोशन है वो जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत हमारी 11th की 40% फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगी। तो टेंशन ना लें, ऐसा ना सोचें कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो रहे हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद फाइनली ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा और उसी के साथ फिज़िक्स का 40% सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हर एक कंसेप्ट को मज़े लेके आप लोग पढ़ाई करिए, है ना। तो जैसा भी मतलब सेंटर ऑफ मास वगैरह ये सब नया टॉपिक है, मैं भी आज मैं आपको पढ़ाऊँ, आप बोलो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं समझे। हाँ, ऐसा होगा, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। जब शुरुआत में मैंने सेंटर ऑफ मास रीड करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं समझा, बट सेम चीज़ मैंने जब जनवरी फरवरी में रीड की, अरे इतना मस्त होता है सेंटर ऑफ मास, ऐसा होता है, वाह, ये सब फील आ रही थी। तो मैं भी आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर थोड़ा भारी जा रहा हो, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके दिमाग के लेवल अप होने के बाद आपको समझते हैं। सो उसी तरीके से आपको धीरे धीरे समझेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देखो, याद है हम लोग जब FBD वगैरह बनाते थे, सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है मास m का, ठीक है, सीलिंग से एक मास m का ब्लॉक लटक रहा है और हमें पता करना है कि इसका इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो हम सीधा सीधा नीचे mg लगाते थे, ऊपर टेंशन लगा। बट ये चीज़ हम लोग गलत करते थे। क्यों गलत करते थे? क्योंकि ये अगर 1 किलो का ऑब्जेक्ट है तो इसके 1 किलो में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा और हर एक ग्राम में मास ये mg फोर्स लग रहा होगा हर एक ग्राम में। बट हम क्या करते हैं, हम उसका सेंटर ले लेते हैं, समझ रहे हो। जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये जो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं ये किसका लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो अच्छे से आपको समझेगा, जस्ट वेट, ठीक है। ये होता है असली फॉर्मूला। एक्सेलरेशन हम किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे अगर नीचे फोर्स mg लग रही है तो हमने ये पूरे ब्लॉक पे लगा दी, बट ये mg फोर्स एक एक छोटे छोटे पार्टिकल्स पे लगती है ना। मतलब अगर 1 kg का ब्लॉक है तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। तो सब पे फोर्स ना लगा के हम लोग एक सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा देते हैं। याद है FBD बनाते समय रूल क्या था? FBD बनाते समय रूल था हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास समझेंगे। पॉइंट मास क्यों? ताकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई केस ना आए। तो इस पे हम लगा देते थे ऐसा mg और ऊपर लगा देते थे टेंशन, लिख देते थे T इज इक्वल टू mg। ठीक, अब जैसे इंक्लाइंड प्लेन ले लो, इंक्लाइंड प्लेन हमने चलो ले ली, इधर थीटा एंगल है, इधर पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया मास m का, ठीक है, मास m का हमने एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया। अब ये ब्लॉक नीचे आएगा और नीचे आते समय इसका हर एक पार्टिकल, ध्यान से मेरी बात, हर एक पार्टिकल आगे ही आएगा, चाहे वो ये वाला पार्टिकल हो। चलो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेट्स से ये इतने सारे भरे पार्टिकल्स होंगे, सारे के सारे पार्टिकल आगे ही आएंगे। या कोई ऐसा पार्टिकल है कि नहीं मुझे पीछे जाना, मैं पीछे जाऊंगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। इसमें जितने पार्टिकल भरे हैं सब आगे ही की तरफ आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई पीछे भागेगा कोई आगे भागेगा। तो इसमें हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का झंझट इसलिए नहीं आता। इसमें कंबाइंड हम लोग फोर्स ले सकते हैं। हर एक पार्टिकल पे mg cos mg sin थीटा mg sin थीटा mg sin थीटा mg sin थीटा लगती है, तो उसको हम लोग कंबाइंड ले लेते हैं बड़े वाले पे mg sin थीटा। याद है? अच्छा, अगर मैं इस ब्लॉक की जगह पे एक बॉल रख दूं, अब बोलो, अब क्या इसका हर एक पार्टिकल आगे आ रहा है? बोलो, थोड़ा सोचो और ध्यान से बोलो कि क्या इसका हर एक पार्टिकल आगे आ रहा है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका ये वाला पार्टिकल ऐसा पीछे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है। मतलब ये लोग कुछ ऐसा जा रहे हैं, कुछ ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है, ध्यान से, ऐसा मूवमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग सीधे नहीं आ रहे, ये लोग कोई ऐसा मूवमेंट कर रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई आगे आ रहा है, ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं। बट जरा इसके सेंटर को देखो ध्यान से, ये जो सेंटर है ये कैसा मूवमेंट कर रहा है? सेंटर वाला कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो शांति से ऐसा नीचे आ रहा है। तो मुझे बताओ, तुम इसके लिए कैलकुलेशन आसानी से कर ले जाओगे या सेंटर वाले के लिए कैलकुलेशन आसानी से कर ले जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, सेंटर वाले के लिए। और इसी सेंटर वाले मास को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम का हम पता कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास और फिर उसका कैलकुलेशन करना एकदम इजी हो जाता है।
जैसे एक बॉल लो और उसको स्पिन करा के हवा में फेंको, स्पिन करा के उसको हवा में फेंको। जब उसको स्पिन करा के आप हवा में फेंकोगे तो बॉल कुछ ऐसी जाएगी, है ना, बट उसका सेंटर ऑफ मास जरा ध्यान से देखो, बॉल ऐसी थी, सपोज यहाँ पे चली गई, बट उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे था। बॉल कैसी रोटेट होती रहेगी, तो ये वाले पार्टिकल ऐसे 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 रोटेट होते रहेंगे, ऐसे 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 रोटेट होते रहेंगे, बट सेंटर ऑफ मास तो सीधे ही गया होगा। तो हम सेंटर ऑफ मास से निकाल सकते कि नहीं ये चीज? तो इसीलिए हम लोग स्टडी करते हैं सेंटर ऑफ मास की, ताकि हम लोग इंटीग्रेशन वाले झमेले में ना पड़ के सीधा सीधा हम किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ले ले, उससे पूरा कैलकुलेशन कर लें। समझ में आया? आप थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो मेरे लिए काफ़ी है। ये वाला अच्छे से फील हुआ होगा। जब हमने पहले ब्लॉक रखा तो ब्लॉक में हर एक पार्टिकल आगे जा रहा था, बट जैसे ही हमने बॉल रखा तो बॉल रोटेशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब ये रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा पार्ट है। अब मैं आगे चल के इसमें टॉर्क मतलब ब्लॉक जो मैंने रखा था उसमें टॉर्क कैसे लगता है, एमजी का टॉर्क कैसा होता है, वो सब मैं बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, उसका टेंशन मत लो। फिलहाल ये बॉल का समझो। ये जो बॉल है इसके कई पार्टिकल्स ऐसा ऊपर जा रहे हैं, कई पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, कई पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स इसके रोलिंग मोशन कर रहे हैं। बट अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखे, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास तो सीधा ही आ रहा है। बॉल घूम घूम के नीचे आएगी, बट नीचे तो आएगी, और वो पार्टिकल जो सेंटर ऑफ मास पे है, सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल सीधे आएगा। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से हम लोग सेंटर ऑफ मास की स्टडी करते हैं, ताकि हम कोई भी कैलकुलेशन इजी बना दें। आई होप आपको इस एग्जांपल से एकदम अच्छे से समझ में आई होगी सेंटर ऑफ मास की मीनिंग। ये मार्कर है, इस मार्कर में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास मिडल में होता है, और मिडल में तब होता है जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब एक तरफ लेफ्ट साइड में पूरा 1 kg है, राइट साइड में पूरा 1 kg है, तब सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। बट अगर ऐसा है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा वजन है, उधर कम वजन है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा। तब जिधर ज्यादा वजन है उधर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो ये चीज? सपोज यही मार्कर में अगर मैं बोल दूं कि कैप यहाँ पे 200 ग्राम की है, ज्यादा हो गया, 100 ग्राम की कैप है और मार्कर सिर्फ 50 ग्राम का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं रहेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। बट मार्कर का कैसा रहता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहता है, इसलिए मार्कर का सेंटर ऑफ मास बीच में आता है। चाहे आप रॉड ले लो, रॉड लोगे तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। बट सपोज आपके पास कोई आयरन की रॉड है जिसपे जंग लग गई, रस्टिंग हो गई उस पर, तो रस्टिंग होने के कारण उसका थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट खोखला हो जाएगा, या फिर कहीं वाला पार्ट खोखला हो जाएगा। खोखला होने के बाद एक तरफ का मास कम हो जाता है, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास बीच में पाया जाता है अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो, अगर नहीं है तो देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं फिर। ठीक है, फिलहाल तो आपने बेसिक समझ लिया है कि सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों है, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं छोटे छोटे एग्जांपल से। चलिए तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इसका मीनिंग। सेंटर ऑफ मास इसको COM से कुछ लोग बोलते हैं, इज दैट पॉइंट ऑफ अ बॉडी वेयर होल मास एक्ट्स। जहां पे मतलब सारे मास मिल के एक्ट करे उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब डेफिनेशन इतना डीप में मत जाओ, फालतू बातें छोड़ो। अब जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे एक बॉक्स है या फिर एक ब्लॉक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो y एक्सिस से, और एक लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस से, और ये बीच में जो पॉइंट आया यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे एक मास m का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक मास m का ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो मुझे बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो दोनों का मास सेम है, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं। तो दोनों का तो मास सेम है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बीच में होगा। बीच में होगा मतलब d/2 पे होगा, d/2 पे इनका सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। ये तो हल्के फुल्के क्वेश्चन हो गए। एक सर्कल ले लो या फिर एक स्फीयर ले लो, जो स्फीयर पूरी तरीके से भरा हुआ है, इस भरे हुए स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीच में होगा। ये मिडल पॉइंट लग नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। कोई एक आप लोग पूरा रिंग ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। तो ये तो हलवा हलवा क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ सकते हो, बट क्वेश्चन तब मजेदार बनता है जब मैं आपको बोल दूं कि इसका मास 2m हो गया,
अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बताओ। तो क्योंकि इसका मास 2m हो गया है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उधर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वजन ज़्यादा है, सेंटर ऑफ मास उधर जाता है जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जहाँ पे वजन ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे कम वजन है, यहाँ पे ज़्यादा वजन है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा भी समझ सकते हो आप लोग। देखो अगर आप मार्कर को इस तरीके से पकड़ो तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, गिर जा रहा है। देखो ऐसे मैंने पकड़ा और जैसे मैं अपना थोड़ा सा हाथ हटाऊंगा ये गिर जाएगा। बट अगर मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास से पकड़ूँ, मतलब बीच से पकड़ूँ, तो देखो ये नहीं गिरेगा, है ना। और एक्चुअली ये भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर मैं इसके ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहाँ से पकड़ूँ तो एकदम नहीं गिरेगा। बट अगर मैं इसको भारी वाले साइड से पकड़ लूँ तो इधर गिरने लगेगा, समझ रहे हो। तो सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट जहाँ से आप लोग बैलेंस करके एक ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हो। जैसे एक बड़ी सी पाइप, मतलब रॉड बड़ा सा आयरन का, तो काफ़ी भारी होता है, तो आप अगर उसको एक एंड से उठाओगे तो वो उतना आसानी से नहीं उठेगा। लाठी ले लो, लाठी आप एक एंड से उठाओगे, मतलब एंड से उठाओगे कॉर्नर से, तो वो नहीं उठेगी। बट आप उसको मिडल से उठाओगे तो उड़ जाएगी और बैलेंस भी रहेगी। अगर आप मिडल से पकड़ोगे, आगे से पकड़ोगे तो उसको उठा ही नहीं पाओगे, आपको उठा देगी वो, है ना। सो वैसे ही ये भी होता है, सेंटर ऑफ मास समझ लेना। अगर आपको प्रैक्टिकल में किसी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप लोग उसको ऐसा उठाना और देखना कहाँ से दोनों साइड बैलेंस हो रहा है, वही पॉइंट पे होता है सेंटर ऑफ मास। तो हाँ, फालतू बातें थी, छोड़ो प्रैक्टिकल बातें, ठीक। यहाँ पे मास 2m है, यहाँ पे मास m है, तो अब की बार सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास इधर चला जाएगा। अब वो कितना चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, वो सारी बातें अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो सपोज यहाँ पे ग्राफ है, बना लो ऐसे ही, हर जगह ग्राफ बन सकता है। ये मार्कर मैंने ऐसा पकड़ा हुआ है, इसके भी आजू बाजू XYZ ग्राफ बन सकता है, एक्सिस, है ना, रहता ही है वो। सपोज यहाँ पे हमारा मास m1 रखा है एट द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर r1। r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर, इट्स नॉट रेडियस। और यहाँ पे हमारा मास m2 रखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा हो गया, सो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं m1 को, बेटर रहेगा, ठीक है। सो m2 रखा हुआ है यहाँ से पोजीशन वेक्टर r2 डिस्टेंस पे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब ये आपको बताएगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। क्या इसकी पोजीशन 3i कैप प्लस 5j कैप पर है? क्या इसकी पोजीशन 2i कैप प्लस 3j कैप पर है? i कैप j कैप मतलब, अरे i कैप मतलब x एक्सिस, j कैप मतलब y एक्सिस, डायरेक्शन बताते हैं ना, यूनिट वेक्टर्स हैं, भूल गए सब, चलो छोड़ो। पोजीशन वेक्टर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 1, है ना। तो पोजीशन वेक्टर आपको कोऑर्डिनेट्स बताता है, इट्स नॉट रेडियस। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, नो इट्स नॉट रेडियस, ठीक है। अभी तो मतलब धीरे धीरे आपको क्वांटिटीज बढ़ेंगी और सिंबल कम पड़ जाएंगे, तो धीरे धीरे आप लोग देखोगे म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी वो आ जाता है ना, परमिटिविटी वगैरह। सो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो रेडियस नहीं समझने का, बच्चे नहीं हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास होगा किधर इसका? मे बी इसके बीच में कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, RCOM। तो वही सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डॉट 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 mnrn अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जितने भी मासेस दिए हुए हों उनको गिवन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। जितने भी मासेस दिए हुए हो उनको गिवन कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो उनके सम से, तो आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास। MnRn का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा 2 ही मास दिया हो। अगर 2 ही मास दिया है तो ये डेफिनेशन यहीं तक रहेगी, ठीक है, ये डेफिनेशन यहीं तक रहेगी फिर फॉर्मूला। और अगर कई सारे मासेस आ गए तो आगे बढ़ाते जाने का, M3R3, M4R4, M5R5, M6R6, तो वैसे ही बढ़ाते जाने का, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया MnRn, मतलब बढ़ाते जाने का। फिर ये तो RCOM है ना, पोजीशन वेक्टर का सेंटर ऑफ मास है। हमें तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग से चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा XCOM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। किसी की तरह ये फॉर्मूला मुझे लग रहा है मैथ्स में पढ़ा था, आई थिंक, याद है, काफ़ी रिलेटेड है वहाँ से। अच्छा, y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास M1y1, सॉरी y के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट M1y1 प्लस M2y2 अपॉन M1 प्लस M2। 3 मास आ गए तो M3y3, 4 मास आ गए तो M4y4, n मास आ गए तो Mn y n।
ठीक, कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। जितने मासेज जाते जाएं उतने फॉर्मूले में बढ़ाते जाओ और नीचे भी मासेज को ऐड करते जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर लिख दे M3R3 और नीचे M1 प्लस M2 ही लिखे हो। 3 तक गए तो नीचे भी 3 तक जाओ प्लस M3। अच्छा, हम जानते हैं कि अब XY एक्सिस में चीज़ें सीमित नहीं है, अभी Z एक्सिस भी आ गया है, तो Z का भी सेंटर ऑफ मास होगा। सो Z का सेंटर ऑफ मास होगा M1Z1 प्लस M2Z2 अपॉन M1 प्लस M2। प्लीज नोट दिस फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले अगर आप नोट कर लेते हो तो यूं आपसे सवाल बनने चालू हो जाएंगे। PYQ भी दिखाऊंगा, JEE का क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ कराऊंगा और आप कर भी ले जाओगे। ठीक है, समझ में आया। जब भी दो मास पास पास में रखे हुए रहते, जैसे इसका मास m है, इसका मास 3m है लेट से, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 1, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4, और आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग अलग अलग निकालते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट के लिए फिर y कोऑर्डिनेट के लिए। तो जब आप x COM निकालोगे तो क्या फॉर्मूला है M1 x1, तो M1 इंटू ये क्या है, ये x1 y1, ये क्या है, ये है x2 y2। M1 x1 मतलब M1 इंटू 0 प्लस M2 x2 मतलब 3m इंटू 3 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब m प्लस 3m। तो ये देखो आ जाएगा 9m अपॉन 4m, मतलब ये आ गया 9 अपॉन 4। तो x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास है 9 अपॉन 4 पे। और y का ऐसे ही निकाल सकते हो। y का कैसे निकालोगे, M1 y1 प्लस M2 y2। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, M1 क्या है m, y1 क्या है 1, M2 क्या है 3m और y2 क्या है 4। तो 3m इंटू 4 अपॉन 4m। तो ये आ जाएगा देखो YCOM आ जाएगा m प्लस 12m अपॉन 4m। तो ये आ जाएगा 13m अपॉन 4m। तो लास्ट में आ जाएगा 13/4। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निकला, इसका सेंटर ऑफ मास निकला 9/4 और 13/4 पे। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 3m के आसपास होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो प्लॉट करते हैं। आई होप आपने ये छाप लिया है। चलो बाजू में छोटा सा बनाते हैं, कहाँ तक, 0 1 3 4 तक। ठीक, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, सो 0 1 पर m है, मतलब यहाँ पर m है, और 3 4 पर 3m है, तो 3 और 4 यहाँ पर 3m है। तो सेंटर ऑफ मास आया 9/4 मतलब 2.5, मतलब इससे लेके 13/4 मतलब 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आया। देखो सेंटर ऑफ मास, तो मैंने बोला ना जो ऑब्जेक्ट भारी होगा उसके ही पास आएगा सेंटर ऑफ मास। ये हल्का वाला m, ये भारी वाला 3m, तो इसके पास आया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी याद कर सकते हो, वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां से आप ऑब्जेक्ट्स को इजीली बैलेंस कर सको। जैसे बुक को आप कोने से पकड़ोगे गिर जाएगी, बट सेंटर से पकड़ोगे तो रहेगी। ठीक है, चलो अब मैं रफ करता हूँ और अब हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, और इसी में और भी कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाते हैं अब। ठीक है, फॉर्मूले नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0 और ऑब्जेक्ट का मास है m। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 0 और इसका मास है 2m। तो आप मुझे निकाल कर दिखाओ इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो आप अब मुझसे पूछोगे कि क्या इसका x सेंटर ऑफ मास निकालना है या y सेंटर ऑफ मास। जरा एक बात बताओ, ये लोग कहाँ रखे हुए हैं, x एक्सिस पर ना, तो y पे कहाँ से जाएगा सेंटर ऑफ मास, नहीं जाएगा, मतलब सिर्फ इसका x वाला सेंटर ऑफ मास होगा। निकालो, देखो क्या आता है। फॉर्मूला लगाओ सीधा, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, झटके से होना चाहिए। चलो निकालता हूँ मैं, XCOM इज इक्वल टू M1 x1 कितना 2, तो m इंटू 2 प्लस M2 2m है, इंटू x2 कितना 4 अपॉन m प्लस 2m। तो x का सेंटर ऑफ मास आया 2m प्लस 8m मतलब 10m अपॉन 3m। तो mm कैंसिल, तो ये आ गया 10/3, मतलब ये कहीं यहाँ पर आएगा। मैंने बोला ना जो मास भारी होगा उसके साइड ही सेंटर ऑफ मास आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ इसको कौन कर पाता है। इसका मास m है, इसका मास 2m है और इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। चीटिंग, अब की बार तो कोऑर्डिनेट ही नहीं दिए। सोचो सोचो कुछ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। शुरू में मैंने यही क्वेश्चन लिखा था ना, और मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। सोचो क्या करेंगे, सोचो। जो सोच लिया ना समझ लो उसको फिर अच्छे से आने लगा ये सब। खैर इतना आसानी से सोच नहीं पाओगे, अभी नया नया शुरू कर रहे हो, क्योंकि देखो मैंने ये चीज़ें सीखी हुई हैं, इसलिए मुझसे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो आप भी धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है, डायरेक्टली सीख के मास्टर नहीं बन जाओगे आप, है ना। देखो अब हम क्या करते हैं ऐसे हालात में, जब कोऑर्डिनेट ना दिया हो
तब हम मान लेते हैं एक जगह पर ओरिजिन। तुम्हारी मर्जी यहाँ पर मान लो, तुम्हारी मर्जी यहाँ पर मान लो, हम m पर ओरिजिन मान लेते हैं। अगर ये 0 0 है तो ये ऑब्जेक्ट फिर d डिस्टेंस आगे चला, मतलब x कोऑर्डिनेट अब हो जाएगा d और ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0। अब निकालो आंसर। चलो भाई, y सेंटर ऑफ मास तो इसका आएगा नहीं। अच्छा, इसका अभी भी कुछ लोग सोच रहे y वाला क्यों नहीं निकाले। देखो y COM जब निकालोगे ना तो m1 इंटू y1 कितना 0 प्लस m2 इंटू y2 कितना 0, तो ये 0 हो गया ना, क्यों निकालना है फिर। ठीक है, तो सोचना बंद करो अब। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। हाँ, इसका देखो x COM ही निकालेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट है 0 0। m1 है m, x1 है 0, ठीक। m2 है 2m और x2 है d अपॉन m प्लस m। नीचे ऐसा मत करना, मतलब नीचे आप ऐसा मत करना कि ऊपर वाला m इंटू 0 0 हो गया तो नीचे मैं m लिखूँ ही ना, नहीं, नीचे आपको m लिखना है। तो इसका x COM आएगा m इंटू 0 0, इसका x COM आएगा 2md अपॉन 3m, मतलब mm कैंसिल हो जाएगा और x का इसका सेंटर ऑफ मास आएगा 2/3d। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि 0.67 d पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ से 0.67 0.5 से आगे आएगा, मतलब कहीं यहाँ पर। मैंने बोला ना, जो ऑब्जेक्ट भारी होगा उसके तरफ ही सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर आपका आंसर 0.33 आ रहा होता, इसका मतलब आप गलत हैं, क्योंकि हल्के मास की तरफ हो ही नहीं सकता सेंटर ऑफ मास, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर हम समझे रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, आंसर लाते हैं, समझते नहीं है। हम समझते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट भारी है। अब सपोज मेरा आंसर आता d/3, तो जब मैं बोलता है यार d/3 आ रहा है मतलब 0.33, तो 0.33 कहीं यहाँ पर आएगा, तो वो हल्के मास की तरफ कैसे आ गया सेंटर ऑफ मास, तो मैं सोचता। लेकिन जिसने रटा हुआ है वो d/3 देखेगा, मार्क करेगा, आगे बढ़ेगा। ये फर्क होता है रटने और समझने में, ठीक है। इसलिए जो समझे रहते हैं उनको देखते ही आंसर आ जाता है और गलतियां भी समझ में आ जाती कि हाँ ये मेरा गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत फालतू बातें हो गई। चलिए अब एक फेमस क्वेश्चन आपको देता हूँ, मतलब सारे ही क्वेश्चन हम लोग फेमस वाले करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है 2m, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है 3m और यहाँ पर एक मास है 4m। तो आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। अगर सबका मास m होता तो हम लोग सीधा बोल देते इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, है ना। बट यहाँ पे सबका मास अलग अलग है और आपको कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए हुए, तो कैसे निकालोगे, सॉल्व करो, देखो आता है क्या। हाँ, ये स्क्वायर है जिसकी साइड a है, इतना पता है हमें। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड a है, तो सॉल्व करो, देखो कुछ हल निकले तो बताना हमें भी, हम भी सॉल्व कर लेंगे फिर। ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक, आया। चलो हिंट दे देता हूँ, तुम एक काम करो, यहाँ से ऐसा y एक्सिस बना लो और यहाँ से ऐसा x एक्सिस बना लो, तो 3m वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0। अब ये अगर a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, एज इट इज स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट, ये y पर ऊपर गया नहीं है, मतलब y वाला 0, x में a आगे बढ़ा है तो इसका कोऑर्डिनेट a 0, इसका कोऑर्डिनेट y में a बढ़ा है और x में भी a बढ़ा है तो इसका कोऑर्डिनेट a a। यहाँ पे ये y एक्सिस पर ऊपर चढ़ा है, x में तो 0 गया, x में गया ही नहीं है ना, तो x वाला 0 और y वाला a। अब आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए, अब आप आंसर बता दो। चलो, नहीं बताओगे, चलो मैं बताता हूँ। अब सेंटर ऑफ मास निकालते पहले x कोऑर्डिनेट का। क्या इसका y का भी सेंटर ऑफ मास होगा? यस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो y वाला हर जगह 0 नहीं है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब y वाला भी होगा कुछ ना कुछ। तो m1 इंटू x1, m1 इसको मानते हैं, तो m1 इंटू x1, x1 है a, ऐसा भी लिख लो ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, कहीं तक भी जा सकते हो, xn yn तक जा सकते हो, प्लस m2 x2, m2 है 2m और x2 है 0, प्लस m3 x3, m3 है 3m और x3 है 0, m4 है 4m और x4 है a, अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। ठीक है, तो नीचे तो हो गया 10m, बाकी का पता नहीं। ऊपर देखो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 4 प्लस 1 ये आ गया 5ma। अरे ये हो गया ma, ये हो गया 4ma, तो ये हो गया 5ma। अब mm कैंसिल, तो ये आ गया 5/10a। अब इसको कैंसिल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा a/2।
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, a/2 पर है। मैंने बोला ना जो मास भारी होगा उसी के साइड आएगा। अब y वाला मुझे पक्का यकीन है कि y वाला इससे भी नीचे आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला मास ज़्यादा भारी है ना, और ये वाला भी। अगर इनका टोटल देखें तो 7m है, ऊपर 3m है, तो थोड़ा सा नीचे ही आएगा। देखते हैं फिलहाल YCOM निकालते हैं। तो YCOM आएगा m1 इंटू x1, सॉरी m1 इंटू y1, y1 है a, m2 इंटू y2, m2 है 2m और y2 है a, m3 y3, m3 है 3m और y3 है 0, तो 0 हो जाएगा। m4 इंटू y4, m4 है 4m और y4 है 0, तो 0 हो जाएगा। तो उसको छोड़ दो। नीचे तो m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, तो ये तो फाइनली 10m आएगा। तो ये देखो 2m में प्लस m में हो गया 3m में, और नीचे हो गया 10m, mm कैंसल, तो ये आ गया 3a/10। तो इसके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आए, मतलब RCOM जो आया वो आया a/2 i कैप प्लस 3a/10 j कैप। अरे x वाले को i कैप, y वाले को j कैप, छोड़ो जाने दो। इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया वो आया a/2 और 3a/10। तो मैंने पहले ही बोला था 3/10 मतलब 0.3, तो 0.3 देखो कहीं नीचे ही होगा, और a/2 मतलब 0.5, तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पर आया, क्योंकि यहीं पर भारी ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक समझ रहे हो ना, कितना बढ़िया कंसेप्ट है देखो। और बीच में यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि आप एक चीज़ देखो। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि a/2 क्यों आया, इसको भी समझते हैं। 4m प्लस m 5m, 3m प्लस 2m 5m, तो हम लोग इसको 5m 5m ले सकते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, 4m और m को जोड़ोगे क्या आएगा 5m, इस साइड 2m और 3m को जोड़ोगे क्या आएगा 5m, और अगर मास सेम होता है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। मतलब अगर इनके बीच की डिस्टेंस है तो सेंटर ऑफ मास आएगा a/2 पे। देखो a/2 पे आया अभी। इसीलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसको एकदम दिल में उतार लो, तब ऐसा कर पाओगे, है ना। वरना रट के भी कर सकते हो, वैसे ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा भी हम लोग कभी कभी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको बहुत सारे मासेस दे दे, तो वहाँ पे आप लोग निकाल लो, जो मासेस सिमिलर है उनको जोड़ दो एक साइड, जो मासेस उस साइड है उनको जोड़ दो उस साइड, फिर उन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास निकालो, मिल जाएगा। जैसे हमने इन दोनों को जोड़ दिया 5m हुआ, इन दोनों को जोड़ दिया 5m हुआ। अब मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास बीच में आता है, तो a/2 देखो a/2 आया था इतने लंबे मेथड से भी, है ना। तो यही है कि समझा करो चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो फालतू बातें। ओके, तो अब की बार हम लोग ले रहे हैं, अब की बार एक ट्राइंगल। सेम क्वेश्चंस आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सॉल्व करोगे, ग्रेविटेशन में भी सॉल्व करोगे। वहाँ पे भी आपको ट्राइंगल में 3 मास दे देगा और बोलेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 3 चार्ज दे देगा और पूछेगा इनके बीच का फोर्स पता करो। सो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी फेमस हो गए हैं, और कुछ नहीं है। ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, लग तो नहीं रहा है। अरे मान लो जिसकी साइड है ए, तीनों पे मास रखा हुआ है, और अब की बार तीनों मास भी बराबर है, m m m, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा ना, यहाँ पर ना। नहीं, स्क्वायर नहीं है ये एक ट्राइंगल है। बीच में मतलब ट्राइंगल का बीच में कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। नहीं, ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ वाला बीच में यहाँ आएगा। अगर ऐसे देखें तो यहाँ आएगा, तो ऊपर भी नहीं हो सकता, नीचे भी नहीं हो सकता। पहले हम लोग खुद से निकालेंगे, तब देखेंगे कि इसका बीच में कहाँ होता है। ठीक है, ट्राइंगल में हम लोग नहीं बोल सकते, स्क्वायर में बोल सकते थे कि हाँ सारी जगह मास सेम है तो बीच में आएगा, बट यहाँ नहीं बोल सकते। तो पता करो सेंटर ऑफ मास, देखो आता है क्या। कोऑर्डिनेट्स तो दिए ही नहीं, अब खुद से निकालना सीख लो कोऑर्डिनेट्स। कब तक मैं बताता रहूँगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम बना लेते हैं। यहाँ पे x और y एक्सिस ये बना लिया हमने, तो यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेट 0 0। x में a चला है तो x वाला a, y में चला नहीं है तो y वाला 0। अब दिक्कत ये है कि ऊपर वाले m का कैसे निकाले। ये वाला तो चलो हमने ग्राफ बनाया और निकाल लिया। वैसे ये ग्राफ बनाते नहीं हैं, मतलब मैं ही बना रहा हूँ, तेजस्वी हूँ, तेजस्वी लोगों के लिए मैं ही बना रहा हूँ ताकि आपको और बेटर समझे। बाकी ये बनाते नहीं है, ठीक है, समझते हैं खुद से। यहाँ पे ओरिजिन मान लिया तो ये हो गया a0। इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा, x वाला कोऑर्डिनेट ये होगा, तो ये कितना होगा, ये पूरा अगर a है तो ये होगा a/2, मतलब इसका x का कोऑर्डिनेट होगा a/2। अरे भाई ये मास यहाँ पे रखा हुआ है बीच में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट में आप मिड पॉइंट रखोगे तो वहां से जो साइड है वो 2 पार्ट में बट जाएगी, हाफ और हाफ में। तो a/2 और a/2 में ये साइड बट गई, तो ये मास m कहाँ रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आओगे तो ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट है a/2।
वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऊपर की तरफ, और ये मास m कितना ऊपर है? इतना ऊपर। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ट्रायंगल का हाइट, मतलब जो ट्रायंगल का हाइट है वही मास m का वाई कोऑर्डिनेट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल होगा 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। या फिर हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया था 10वीं में पाइथागोरस थ्योरम में, प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन भी थे इसके। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड ए है तो इसका आएगा √3/2 a। या फिर चलो जाने दो, फालतू नहीं। देखो ये 60 है तो ये 90 होगा, तो ये 30 होगा। 30 60 90 ट्रायंगल बन गया। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस है a, तो ये हाइपोटेनस और ये √3/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट है √3/2 इंटू a। चलो फालतू बातें बंद करो, अब निकालो इसका आंसर। आई होप अब आ जाना चाहिए आपका आंसर। चलो मैं नहीं करूँ इसको, नहीं करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x COM आएगा m1 इंटू x1, मतलब m इंटू, पहले इसको ले लो, m इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2, तो ये होगा m इंटू a/2 प्लस m3 इंटू x3, तो m इंटू a। मान लो इसको मान लो m3, इसको मान लो m2, इसको मान लो m1, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x3 y3, इसको मान लो x2 y2, आपकी मर्जी है। और नीचे m प्लस m मतलब 3m। तो x COM आ जाएगा m इंटू 0 0 प्लस ma/2 प्लस ma। अच्छा, एक m में आधा m जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.5 m, और 1.5 m को हम लोग लिखते हैं 3/2m में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना जो लोग नहीं समझे। और नीचे आ जाएगा 3m। अब 2 को नीचे भेजो तो ये आ गया 2 नीचे, तो ये देखो m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x का जो सेंटर ऑफ मास था वो आया a/2 पे। ठीक है, m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x का सेंटर ऑफ मास आया a/2 पे, मतलब यहाँ पे बीच में क्यों? क्योंकि तीनों का मास सेम था। बट y वाला कहाँ पे आएगा वो डाउट है। x वाला तो बीच में आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, बट y वाला देखते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में हम नहीं बता सकते कौन सा पॉइंट मिडल है। चलो y COM निकालते हैं। m1 इंटू y1, तो m1 है 0, सॉरी m1 है m और y1 है 0, तो ये आया 0, प्लस m2 इंटू y2, m2 है m और y2 है √3/2 a, m3 है m और y3 है 0, अपॉन 3m हो जाएगा जोड़ दोगे तो y COM आ गया √3/2 इंटू 3m, ये जो 2 था इसको मैंने नीचे उतार दिया, इंटू m इंटू a, m से m कैंसल, ये आ गया √3a/6। और अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हो, वैसे तो रूट को नीचे नहीं रखते बट फिजिक्स अलग चलती है, उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3a/6 √3, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा a/2 √3, तो ये आ गया y कोऑर्डिनेट। तो कभी भी आपको जेई में, नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा मार के चले आना। तो y का जो सेंटर ऑफ मास है वो आएगा a/2 √3 पे। अब a/2 √3 की वैल्यू कैलकुलेट करो, वही होगा ट्रायंगल का मिडल। कर लो कैलकुलेट, सोचते रह जाओगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना, कितना ऊपर जाना? a/2 √3, और वही होगा इसका सेंटर। ठीक, करना हो तो करना, वरना छोड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 जेई के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन लेते हैं जेई 2020 से। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड, यहाँ पर मास रखा हुआ है 2.5 kg का, और यहाँ पर मास रखा हुआ है 1 kg का, और यहाँ पर मास रखा हुआ है 1.5 kg का। अगर ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक जगह पहले ओरिजिन माननी है। कहाँ पे मानोगे? 1 kg वाले पे, और फिर सॉल्व करोगे। मैं ऑप्शन देता हूँ, 2 0.9, 0.9 इंटू 2, 0.9 और 2, 0.6 और 2, 1.5 और 1.2। तो सॉल्व करो और बताओ। ठीक है, सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, थोड़ा सुंदर लिख दूँ। वैसे ए और बी में से कोई करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन देखो उल्टे दिए हुए, ताकि स्टूडेंट मार्क करने में भी गलती कर दे। वैसे स्टूडेंट आजकल चालाक है, एनटीए को पता नहीं। जेई 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, करते सॉल्व। हमने मान लिया यहाँ पे ओरिजिन है 0 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाता था a0, बट अब की बार a क्या है? 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 0। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हाइट वाइट की झंझट ही नहीं है। जो ये साइड है वही तो हाइट है, ये है 4, सॉरी ऊपर गया है ना y एक्सिस पर, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि x में तो चला नहीं है ना, तो y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट कितना? 4 ऊपर गया तो 0 4। नहीं समझा? इसमें क्या 3 सेंटीमीटर आगे गया तो 3, ऊपर नहीं गया मतलब y एक्सिस में 0, तो y एक्सिस में 0।
इसमें सिर्फ ऊपर गया, आगे बढ़ा क्या नहीं, ऊपर गया सिर्फ। देखो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये 2.5 kg वाई एक्सिस पर आ रहा है, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए 0 4 4 क्यों, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ऊपर है ना, ये भी बताना पड़ेगा अब। चलो निकालते हैं। XCOM इज इक्वल टू M1 3 मास है तो M2 x2 M3 x3 तक जाएंगे। देखते किसका राइट आया है। M1 प्लस M2 प्लस M3 1 1.5 2.5 2.5 2.5 5। सीधा ओपी। चलो M1 कितना है 1, X1 कितना है 0, M2 कितना है 1.5, X2 कितना है 3, M3 कितना है 2.5, X3 कितना है 0 और नीचे 5। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आया 4.5/5। काटोगे तो आएगा 0.9। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी करेक्ट होगा। बिना सोचे समझे बी पे मार दो, मतलब x का सेंटर ऑफ मास आएगा 0.9 पे कहीं यहाँ पर। y वाला देखते हैं, y वाला देखेंगे तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा, देखते हैं। YCOM आएगा M1 इंटू Y1, M1 है 1, Y1 है 0, M2 है 1.5, Y2 है 0, M3 है 2.5 और Y3 है 4 और नीचे आया 5। 2.5 इंटू 4 होता है 10, तो ये हो गया 10/5। 10/5 बोले तो 2, देखो आया 2। तो इसका सेंटर ऑफ मास 0.9 और ऊपर 2, मतलब यहाँ पर आएगा इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2.5 kg था। अब क्या हम इसको जोड़ के इसके साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस पर है। इन दोनों को जोड़ोगे ठीक है, बट ये अकेला है और इसकी डिस्टेंस अलग है, तो यहाँ पे जोड़ के नहीं कर सकते। ठीक है, और 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आंसर है। ठीक, आप लोग खुद से सॉल्व करिए और फिर कमेंट करिए कि इसका आ पाया। सेम क्वेश्चन है यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपकी बार बस मास से चेंज है। अच्छा मास तो ग्राम में दिया है, डिस्टेंस मीटर में, उससे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स में खेल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में यूनिट मत देखो, कैसे भी दिया हो सॉल्व करो। ठीक है, तो जो भी आंसर आए देख लेना, अगर ये नहीं आता है तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, ओके। सो अब मैं थोड़ा सा भारी क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब है, सबका मास m है, और अब की बार कहानी में z एक्सिस भी आ गया है। z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। थोड़ी सी गंभीर है कहानी, बट बहुत इजी है। ठीक है, और यहाँ पर इनका मास 2m है, 2m है, और यहाँ पर भी इनका मास 2m है, और इसका भी मास 2m है। तो इसकी और x एक्सिस की डिस्टेंस है a, y एक्सिस की डिस्टेंस है a, z एक्सिस की डिस्टेंस है a, स्क्वायर है तो उतना ही रहेगा। तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये केस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख के दे देता हूँ, फिर देखते हैं कि आपका आंसर आता है या नहीं। सबसे पहले हम लोग इस m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये m सिर्फ x एक्सिस में गया है, तो x एक्सिस में है, y में गया नहीं है 0, z में गया नहीं है 0। ये जो 2m है ये z में गया है, x और y में नहीं गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 a। इस m की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। इस 2m की बात करें तो ये भी सिर्फ z एक्सिस में गया है, तो 0 0 a। ठीक है, अच्छा ये 2m वाला देखो थोड़ा सा x एक्सिस में भी गया है, तो ये होगा a0 a और ये होगा 0 0 a। 2m वाले की बात करें, सॉरी पहले mm की बात कर लेते हैं। इस m की बात करें तो ये y एक्सिस में ऊपर गया, तो 0 a 0। इस m की बात करें तो ये तीनों साइड में ऊपर गया, मतलब a में भी a चला है और y में भी a चला है, तो a z में 0 चला है, तो a 0। 2m की बात करें तो 2m z में भी चला है, x में भी चला है, y में भी चला है, तो इसका होगा a। भारी क्वेश्चन है मुझे पता है, बट कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ ना, सॉल्व तुम्हारा काम करना है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, उसकी कोई टेंशन ले रहे हो। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट x में नहीं चला है, ये z और y में चला है। एक्चुअली y z कैसा रहता है, आपको यहाँ पे लग रहा है कि देखो x में भी तो यहाँ चला है, नहीं x में नहीं चला है, वो x में 0 चला है, y और z में a चला है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 a। चलो हम निकालते हैं इसका सेंटर ऑफ मास। तो x का सेंटर ऑफ मास आएगा m1 इंटू x1। लाइन से चलते हैं, पहले इसको m1 मानते हैं, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस m इंटू 0 फिर से प्लस। अब इसकी बात करो, 2m इंटू 0 प्लस
2m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए प्लस 2m इंटू 0 और नीचे आ जाएगा 4m और 8m मतलब 12m। तो x का सेंटर ऑफ मास देखो क्या आ जाएगा, m में 2m में और ये गया 0 0, 2m में प्लस ये भी गया 0, ये भी गया 0, तो 2m में प्लस 4m में हो जाएगा 6ma अपॉन 12m, तो mm कैंसल, 6 1 6 6 2 12। तो x का सेंटर ऑफ मास आया a/2 पे। y का सेंटर ऑफ मास चलो निकालते हैं। y का आएगा, z भी आएगा ना यहाँ पे, तो कहानी थोड़ी गंभीर हो रही है, ठीक है। y का आएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू a, पहले m का कर रहे हैं हम लोग, फिर 2m का, फिर m इंटू a प्लस m में। यहाँ पे देखो 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 2m इंटू a और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 12m। तो y का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये गया 0, ये गया 0, ये गया 0 और ये भी गया 0, तो ये भी आया सेम, 2m में प्लस 6, 4m में हो जाएगा 6m में अपॉन 12m, तो ये भी आ जाएगा a/2। z का निकालते हैं। z का आएगा m1 z1 तो m इंटू 0 प्लस m2 z2 तो प्लस m इंटू 0 प्लस m3 z3 तो m इंटू 0 प्लस m4 z4 तो m इंटू 0, 2m इंटू a प्लस 2m इंटू a प्लस 2m इंटू a प्लस 2m इंटू a डिवाइडेड बाय 12m, तो ये हो गया 8m में z का सेंटर ऑफ मास आएगा 8m a अपॉन 12m, तो ये आ जाएगा 2a/3, 2a/3। तो x y z का कोऑर्डिनेट निकल आया a/2 a/2 और 2a/3। तो थोड़ा भारी था बट कर लो, ठीक है। चलिए सो अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम मतलब जब आपको 2 ही पार्टिकल दिए हुए हों तब आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। देखो सपोज यहाँ पे आपको पार्टिकल दिया है m1, यहाँ पे आपको पार्टिकल दिया है m2, इनके बीच की डिस्टेंस d है d, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस d है d। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा x पे ही आएगा क्योंकि 2 ही पार्टिकल की बात हो रही है। 2 पार्टिकल या तो x में ही रखे जाएंगे या तो y में या तो z में, ऐसा दिए रहे तो कभी कभी अगर ग्राफ पे दे दिया तो वो बात अलग है। तो इसका फॉर्मूला आता है m2d अपॉन m1 प्लस m2, हमेशा ऑलवेज, अगर ऐसा है तो। कैसे, अरे इधर कोऑर्डिनेट 0 0 रहेगा ना, तो m1 इंटू 0 0 हो जाएगा, बस बाकी सब तो सेम है, ठीक है। उल्लू बना दिया शॉर्टकट बोल के, नहीं एक्चुअली ये मेथड काम आएगा आपको कई जगहों पर, तो इसको लिख लो। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं, इधर मास है 6 kg, इधर मास है 2 kg, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। तो सेंटर ऑफ मास आएगा m2 और इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, तो m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 4/8 मतलब 1/2, मतलब सेंटर ऑफ मास आएगा 0.5 मीटर पे, मतलब यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5 मीटर ना, पूरा 2 मीटर तो इतना 1 मीटर, फिर ये 0.5 मीटर, तो 6 kg के पास आया देखो सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो ऐसी ऐसी जगहों पर ये काम आएगा। चलो एक HCB का क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट की डेंसिटी है ρ1, एक प्लेट की डेंसिटी है ρ2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है l/2, तो आपको पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो वही शॉर्टकट से कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं 0 0, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, m2, इसका मास क्या है m, ले लो m, अच्छा इसका मास होगा m2, इसका मास होगा m1। आप लोग डेंसिटी और मास में एक रिलेशन जानते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम तो खैर सेम रहता है। सो अगर हम लोग मास की जगह कुछ और लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ρ1 v1, है ना, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ρ2 v2। चलो तो x का सेंटर ऑफ मास आएगा m, डिस्टेंस कितना l/2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 कितना है ρ2 v2 l अपॉन 2, m1 कितना है ρ1 v1 और m2 कितना है ρ2 v2, ठीक है। सो ρ2 v2 l अपॉन 2 ρ1 v1 प्लस ρ2 v2। बट मैंने क्या बोला, मैंने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सो वॉल्यूम कांस्टेंट
वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा। अब दो प्लेट्स हैं, दोनों की डेंसिटी अलग हो सकती है, मास अलग हो सकता है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, है ना। तो वॉल्यूम को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के इससे कैंसिल कर दिया। तो हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक्चुअली नहीं मिला, ये हमें ये सेंटर ऑफ मास मिला है, बट कहाँ से मिला है, हमें ये L/2 डिस्टेंस से मिला है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मिला है बट ये हमें L/2 डिस्टेंस से मिला है। अगर हमें L/4 डिस्टेंस से चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब अगर ये डिस्टेंस L/2 है, मतलब पूरी डिस्टेंस L, आधी डिस्टेंस L/2, तो आधी की आधी डिस्टेंस L/4। तो अगर इस आधे का सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए तो इसमें मैं ये लेंथ जोड़ देता हूँ, समझ रहे हो, इसमें मैं पूरी ये लेंथ जोड़ देता हूँ। तो ρ2 L/2 ρ1 + ρ2 + L/4। अब जोड़ के जो भी आंसर आए वही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। चलिए, तो याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था ऐसा क्यूब वाला। हाँ, कुछ शॉर्टकट है क्या इसका? पब्लिक सुनते ही हैंग हो जाएगी अभी। बिल्कुल बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है इसका, फालतू में आपने इतना टाइम वेस्ट किया, मतलब मैंने आपका टाइम वेस्ट करवाया। देखो शॉर्टकट क्या है, अगर आपको याद हो तो पीछे का जितना मास था सब पे मैंने m m m m रखा था, और आगे वाले जितने मासेस थे क्यूब के उनको मैंने 2m 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 रखा था। सो इधर का टोटल मास हो जाएगा 8m, इधर का टोटल मास हो जाएगा 4m। अब ये क्या दो पार्टिकल सिस्टम बन गया? हाँ बन गया। तो फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है m2 क्या है 8m इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इनके बीच की, a/m1 + m2, तो 8m + 4m। तो ये आया 8m में अपॉन 12m, तो m से m कैंसिल, तो ये आ गया 2/3a। देखो यही आया था z वाले का, सीधा आंसर आ गया। क्यों उतना बड़ा कराए, ताकि आपको समझ भी आ जाए थोड़ा, ऐसा नहीं है कि हर चीज का शॉर्टकट ढूंढो। हाँ, x और y वाला कैसे आएगा? देखो मास कांस्टेंट है ना, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी 2m 2m 2m। चेंज कहाँ हुआ? चेंज z एक्सिस पे हुआ, मतलब पीछे जो था वो m था, जो आगे आया वो 2m 2m था, तो चेंज किधर हुआ? z एक्सिस में हुआ। तो x और y वाला जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऑब्वियस सी बात है इसके आधे डिस्टेंस पर आएगा, तो a/2 और a/2 पे। ठीक है, चलो जाने दो, शॉर्टकट था। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है, बट फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मोशन का वो ऐसा है कि सपोज यहाँ पे आपके पास एक 2 kg का ब्लॉक है, बहुत हो गया 2 kg। यहाँ पे आपके पास एक 4 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे आपके पास 1 kg का ब्लॉक है। क्वेश्चन ये है कि 4 kg के ब्लॉक को आगे ले जाया गया 1 मीटर, आगे ले जाया गया 1 मीटर, तो कितना 1 kg के ब्लॉक को हम लोग आगे या पीछे लेकर जाएं कि इसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे। फिर से 4 kg वाले ब्लॉक को आगे ले जाया गया 1 मीटर, तो 1 kg वाले ब्लॉक को कितना आगे या पीछे लेकर जाएं कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे। कैसे करेंगे सोचो। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिख दो, सीधा फॉर्मूला है m1r1 = m2r2। अब यहाँ पे r हो सकता है y एक्सिस में, z एक्सिस में, x एक्सिस में, फिलहाल x मान के चलो। तो यहाँ पे m1 है 1, r1 पता करना है कितना मूव किया, m2 है 4 और r2 है 1, तो इसका मतलब r1 को 4 मीटर आगे करना होगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नहीं समझ पाओगे कि 4 मीटर आगे करना है या पीछे करना है। कैसे वो समझेंगे? वो जब आपको सेंटर ऑफ मास अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसकी फील आ जाएगी, तब वो समझ में आएगा कि कैसे। देखो 4 kg वाले ब्लॉक को, मतलब जो भी 4 kg मास है उसको जब आप लोग आगे करके ले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी इसके साथ भागेगा। तो सेंटर ऑफ मास उसके साथ ना भागे तो उसके लिए क्या जरूरी है? 1 kg का पीछे जाना। नहीं समझे? यहीं से समझना है। फॉर्मूला तो आपको आंसर दे देगा, बट ये प्लस माइनस नहीं बताएगा। प्लस माइनस बताने वाला कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हाँ है, दूंगा आपको फॉर्मूला, टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी बताऊंगा। 4 kg वाला ब्लॉक जब आगे जाएगा, पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, जब ये ब्लॉक 1 मीटर आगे गया तो ये सेंटर ऑफ मास इसके साथ भागेगा, इसके साथ भागेगा ना। तो अगर 1 kg वाला इसके पास भागेगा तो ये कितना दूर भागेगा? इससे अच्छा 1 kg वाला पीछे चला जाए। जब ये पीछे चला जाएगा तो ये वाला सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा पीछे आएगा। ठीक है, तो अब समझ सकते हो यार, छोड़ो। हाँ, तो कैसे आया ये फॉर्मूला? ठीक है, देखते हैं। फॉर्मूला है x = m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2।
x क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे। तो अगर मैं सबके आगे डेल्टा लगा दूं तो डेल्टा मतलब चेंज। तो अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे तो चेंज होगा 0 इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। m1 प्लस m2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे चलो m1 प्लस m2 मैंने लिख दिया। m1 प्लस m2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो खत्म, गायब। तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया। देखो एक्सप्रेशन क्या मिला, m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2। बट ये माइनस की वजह से कभी कभी आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो छोड़ो इसको, ऐसा ही हम लोग लिखते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको कितना चेंज आया, कितना आगे पीछे करना होगा ब्लॉक को, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बट फॉर्मूला रट सकते हो, ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन में आता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो वहाँ पे फंस जाओगे। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये 6 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक है। अगर ये आगे गया 3 मीटर, तो बताओ 3 kg वाला कितना आगे या पीछे जाए। तो निकालो m1r1 इज इक्वल टू m2r2। m1 कितना, 3r1 कितना पता नहीं, m2 है 6, r2 कितना 3, तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब r1 भी 6 मीटर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, पीछे, क्योंकि अगर आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। सोचो इस चीज़ को, फील करो। या फिर ये माइनस भी लिख सकते हो, ये माइनस हमने लिखा था, ये माइनस आया, ये माइनस आया, माइनस मतलब क्या, पीछे जाना, हो गया, वो भी ठीक है। बट कहीं कहीं पर गलत आंसर दे देगा ये। जब आपको बोल दिया गया कि 3 मीटर ये आगे आया, तब क्या करोगे। जैसे आपको बोल दूं मैं कि ये 3 मीटर इस तरफ आया, तब क्या करोगे, तब आप ये डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे। तो इतनी झंझट काहे करवा रहे हो, समझना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि फॉर्मूला मतलब मेन मेथड बता दूंगा, उससे भी आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होगा। माइनस क्यू, हाँ माइनस क्यू पीछे क्यों जाएगा, क्योंकि अगर ये 6 मीटर आगे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास और शिफ्ट हो जाएगा 6 kg के पास। ये 6 kg है और ये 3 kg है, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। जब ये आगे जाएगा, सपोज ये यहाँ पहुँच गया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं पहुँच जाएगा। अगर इस सेंटर ऑफ मास को थोड़ा पीछे लाना है, जहाँ पे था वहीं पे रखना है, तो इस 6 kg वाले को पीछे जाना पड़ेगा, 2 kg वाले को पीछे जाना पड़ेगा, समझे। तो 3 kg वाले ब्लॉक को इतना पीछे आना पड़ेगा। तो एक बात याद रख लो, इस तरफ का डायरेक्शन दिया तो पॉजिटिव लेना, इस तरफ का डायरेक्शन दिया तो नेगेटिव लेना। जैसे आपको बोल देता कि यही वाला मास इस तरफ आया 2 मीटर, तो इसको अब नेगेटिव रखना, तो इसको रखना -2, तो आपको आंसर सीधा प्लस में आ जाएगा 12 मीटर, 12/3 मतलब 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर मतलब ये जब 2 मीटर यहाँ आया तो इसको थोड़ा सा पीछे या आगे जाना पड़ेगा 4 मीटर। अब वो डिसाइड होगा आगे चल के। फिलहाल छोड़ो इस चीज़ को, क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। चलिए अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको शॉर्टकट से भी हो जाएगा, शॉर्टकट फार्मूला, बट सेकंड वाला नहीं होगा। पहले वाले में बोला है 2 मास है, एक 3 kg का है, एक 6 kg का है। ठीक है, 3 kg मास को 3 मीटर राइट की तरफ ले जाया गया, मतलब इस तरफ 3 मीटर ले जाया गया। तो 6 kg मास को कितना इधर उधर किया जाए कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट रहने के लिए फॉर्मूला क्या है, m1x1 इज इक्वल टू माइनस m2x2। फिलहाल माइनस प्लस हम खुद से डिसाइड करेंगे। इस तरफ ले जाया गया इसको, मतलब ये प्लस रहेगा। ठीक है, फिलहाल माइनस लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट ही आएगा। m1 है 6, x1 है पता नहीं, m2 है 3 और x2 है 3, तो 3 2 जा 6, तो x1 आ जाएगा -3/2, मतलब 1.5 मीटर आपको इसको चलाना होगा पीछे। माइनस का मतलब पीछे, प्लस आता तो आगे, बट प्लस कब आता, जब आप इसको माइनस रखते। माइनस कब रखते, जब ये 3 मीटर इधर जाता। बहुत कन्फ्यूज़न है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना यार, इधर जाए तो पॉजिटिव रखो, इधर आए तो नेगेटिव रखो, तो क्या इतना कन्फ्यूज़न है, काहे टेंशन ले रहे हो। तो ये आएगा -3/2। ठीक, चलो इसको देखो, इसमें अलग बोल दिया, इसमें बोल दिया 3 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, 6 kg को मूव किया गया 2 मीटर राइट की तरफ, तो कितना डिस्टेंस से 2 kg वाले को मूव किया जाए कि सेंटर ऑफ मास 3 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब आगे की तरफ 3 मीटर चला जाए। तो फॉर्मूला याद करो, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। चेंज कितना हुआ सेंटर ऑफ मास में 3, m1 कितना है 2, कितना मूव किया गया 3, सॉरी वही तो पूछा है ना कि कितना डिस्टेंस ये मूव किया जाए, तो सेंटर ऑफ मास का लिखा मैंने। तो ये है अभी भी क्वेश्चन, तो डेल्टा x1, m2 है 6, डेल्टा x2 है 2, नीचे है 2 + 6, 2 + 6 होता है 8।
8 3 जा होता है 24, तो 24 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x1 प्लस 12 यहाँ जाके माइनस होगा तो ये आएगा 12 इज इक्वल टू 2 डेल्टा x1। तो सबको समझ में आ गया होगा, डेल्टा x1 आएगा 6 मीटर। प्लस में आया है, इसका मतलब राइट की तरफ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 2 kg वाले को 6 मीटर राइट की तरफ ले जाना होगा, जिससे सेंटर ऑफ मास और आगे चला जाएगा, क्योंकि ये भारी है ना, हल्के वाले से दूर भागता है सेंटर ऑफ मास, और हल्का वाला जब दूर भागेगा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा पीछे आता है। ठीक है, एलर्जी है उसको हल्के ऑब्जेक्ट से, तो ये आ गया 6 मीटर राइट की तरफ। तो याद रखो, जब भी ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव हो प्लस रखना, जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव हो नेगेटिव रखना, और हमेशा 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 यहाँ पे माइनस लगा देना, तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहे तो, जब सेंटर ऑफ मास मूव करने लगे तब ये फॉर्मूला यूज करना। खैर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कशन चालू रखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ छोटा मोटा सवाल किया बोर्ड लेवल का। ठीक है, तो बोर्ड में ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास रिंग का, हेमिस्फीयर का, कोन का, ट्राइंगल का, हर एक चीज़ का हम लोग करेंगे, डिस्क का। ठीक है, हर एक का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और साथ ही में हम लोग अगले लेक्चर में सब कुछ सेंटर ऑफ मास का मतलब मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर डालेंगे। फिर आगे 2 लेक्चर और लगेंगे, एक में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक लास्ट लेक्चर जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है। चलिए, थैंक यू सो मच।